और ये वीडियो स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट के लिए है। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। हम लोग कंप्लीट सीए फाउंडेशन रेगुलर कोर्स फ्री कर रहे हैं, और फ्री का मतलब 100% फ्री है। आप लोगों को 1 रुपए भी नहीं पे करना है, आज भी नहीं, कल भी नहीं, कभी भी नहीं। इसका मतलब हमारा सीए फाउंडेशन, सीए इंडिया का सीए फाउंडेशन हमेशा फ्री रहेगा, और 1 रुपए भी हम कभी भी नहीं लेंगे। जियो नहीं है कि 1 साल फ्री दिया और बाद में पैसे लेने लग गए। यूट्यूब पे पूरा कोर्स आएगा, चारों सब्जेक्ट का डिटेल वीडियोस आएंगी। आपको क्या क्या कवरेज करवाया जाएगा वो और सुन लो। आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन है सारे करवाए जाएंगे। आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। सारी वीडियोस लेक्चर 1 टू लेक्चर आखिरी तक यूट्यूब पे डेली बेसिस पे एक एक आती जाएगी। चाहे आप 2030 के लिए पढ़ाई कर रहे हो, चाहे 2035 के लिए पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपका अटेम्प्ट जैन में हो, सितंबर में हो, कभी भी क्यों ना हो, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। जब तक आईसीआई का सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। जैसे जैसे जो जो अपडेट आएंगे, रिवीजन वीडियोस, मैराथन वीडियोस, हम कोशिश करेंगे आपके लिए लाते रहें। आप लोगों को इन रिटर्न क्या करना है, आपको कमेंट में ये बताना है ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, ताकि आपके टीचर्स जो कि रैंक होल्डर हैं, बेटा शुभम अग्रवाल जो है वो सीए फाइनल रैंक होल्डर है, 40 लाख रुपए कमा रहे हैं आज के दिन। सोनम मैडम जो है वो सीएस कंपनी सेक्रेटरी फाइनल्स में है। तो आपको ये बताना है कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आप इनको बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और ये उस तरह से इंप्रूव करके आपके लिए नई रिकॉर्डिंग जरूर डालेंगे। तो सब कुछ बताना है आपने, सब कुछ फ्री में आपके लिए लेकर आया हूं। साथ ही साथ अगर आपको किताब चाहिए तो किताब हर सब्जेक्ट की CAindia.org मैं लिख दूं क्या? हाँ बिल्कुल लिख दो सर, अभी अभी हमारी क्लास खत्म हुई है तो मैं आपके लिए लिख देता हूं वेबसाइट का नाम, इन केस यू वांट टू गेट द बुक्स। ठीक है, तो वेबसाइट है हमारी www.caindia.org। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस अभी हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंट्स एंड लॉ। जल्दी ही आपको मैथ्स, इकोनॉमिक्स भी आपके लिए आ जाएगी क्लासेस। मैं बता रहा हूं, एक यूट्यूब चैनल बनाया हमने, सीए फाउंडेशन बाय सीए इंडिया, सीए फाउंडेशन बाय सीए इंडिया। ये एक नया यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, सारे प्रैक्टिस नोट्स मिल जाएंगे, सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो जी, इस वीडियो में इतना ही। एंजॉय करो लेक्चर। सर अगर किताब खरीदनी हो तो सारे लेक्चर देखने के लिए CAindia.org पे जाना, उसमें फिर बुक्स वाला सेक्शन में जाना। बुक्स वाले सेक्शन में जाके आपको फाउंडेशन दिखेगा, वहाँ जाके आप एक सब्जेक्ट की किताब लेनी है 1 किलो, 2 की लेनी है 2 किलो, 3 की लेनी है 3 किलो, 4 की लेनी है 4 किलो, आपकी मर्जी है। हमारी किताबें सारी रेडी हैं। बाय, टेक केयर, और मिलना ऑडिट में मेरे साथ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्या, कीप इंजॉइंग ऑडिट विद कपिल। ठीक है जी, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीए फाउंडेशन। जल्दी से आ जाओ इंटर में, फिर हम आपसे मिलेंगे इंटर के अंदर। इंटर में भी मैं आपको बता दूं, इंडिया की सारी टॉप फैकल्टीज हमारे यहाँ आपको मिलती है, और 20-30% डिस्काउंट हम मिनिमम आपको दे देते हैं। और एक और मजे की बात, आपको लगता है सर मेरे को ना फ्री में नहीं पढ़ना कपिल सर, मेरे को ना बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, मेरे फेवरेट टीचर है फाउंडेशन के, मैं उनसे पढ़ना चाहता हूँ कपिल सर, मैं पैसे देके पढ़ूंगा कपिल सर। कोई बात नहीं, पैसे देके पढ़ो आप। हमारी वेबसाइट पे आप जाओ, और इंडिया के जितने भी फाउंडेशन के टीचर हैं सबकी क्लासेस अवेलेबल है, जितने भी। आपको मान लो पुणे के कोचिंग सेंटर है कोई, वहां से कोई टीचर है जो आपको अकाउंट्स के अच्छे लगते हैं, दिल्ली के कोई टीचर है जो आपको मैथ्स के लिए अच्छे लगते हैं। अब एक कोचिंग सेंटर में तो सिर्फ उन्हीं की क्लासेस मिलेगी। आप CAindia.org पे आओ, अलग अलग कोचिंग सेंटर से आप 4 टीचर को सेलेक्ट करो। ठीक है, हम आपको बेटा 20 से 50% तक का डिस्काउंट देंगे। मतलब खुद का कस्टमाइज कॉम्बो बनाओ कि भाई साहब मुझे पुणे की एक्स फैकल्टी चाहिए, मुझे दिल्ली से ये वाली फैकल्टी चाहिए, कोलकाता से ये चाहिए, मुंबई से ये चाहिए, चारों को इकट्ठा करके कॉम्बो बनाओ। सारी फैकल्टी अवेलेबल है पूरे इंडिया की, हम आपके लिए कॉम्बो बना के देंगे, और उस कॉम्बो पे जो पॉसिबल डिस्काउंट हो पाएगा वो मेरी टीम आपको डिस्काउंट भी देगी। सर नंबर बता दो, 9289599901। इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
पूरा कोर्स फ्री भी अवेलेबल है, पैसा देना है, आपके अपने फेवरेट टीचर्स हैं उनसे पढ़ना है, आप उनसे पढ़िए। CAindia.org आपको सारी फैसिलिटीज दे रही है। बाय, टेक केयर, कीप एंजॉइंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हम लोग आपसे मिलेंगे इंटर में। बाय। Hi everyone, good evening. How are you all? I hope all are doing good. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लास्ट लेक्चर में हमने किया था यूनिट 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे बनती है, और क्या कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं और क्या क्या डिफरेंस होता है पार्टनर बिटवीन एसोसिएशन, पार्टनर बिटवीन क्लब, पार्टनर बिटवीन पार्टनरशिप फर्म, बिटवीन कंपनी। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में किया था। और आज हम करने वाले हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, राइट ऑफ पार्टनर, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, कॉन्सिक्वेंसेस। तो आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। यूनिट 2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर। इसमें है जर्नल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। सबसे फर्स्ट पॉइंट है जर्नल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर की जर्नल ड्यूटी क्या होती है? पार्टनर मान लो एक फर्म है, फर्म में लेट्स से 3 पार्टनर है ABC, ठीक है। तो पार्टनर की ये ड्यूटी है तीनों पार्टनर की कि वो एक दूसरे के एडवांटेज के लिए काम करे, वो कॉमन एडवांटेज के लिए काम करे, फर्म के कॉमन एडवांटेज के लिए काम करे, वो फर्म के लिए काम करे और एक दूसरे के कॉमन एडवांटेज के लिए काम करे, पर्सनल अपने फ़ायदे के लिए काम ना करे। तो ये सबसे पहली ड्यूटी ऑफ द पार्टनर्स है कि कोई भी पार्टनर जो बिजनेस को कैरी करे टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज एंड लेटर, कॉमन एडवांटेज जो सबकी कॉमन एडवांटेज है उसके लिए काम करे, ठीक है। और ये एक पार्टनर की ड्यूटी है वो दूसरे पार्टनर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए और ये उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। तो हो सकता है एक पार्टनर, ये पार्टनर देखता है अकाउंट्स को, ये पार्टनर देखता है सेल्स का, तो ये पार्टनर देखता है परचेज का। तो हो सकते हैं ना कि सारे अलग अलग देखते हो। तो सबकी आपस में ये ड्यूटी है कि वो सबको सारी इन्फॉर्मेशन दे, ये अकाउंट से रिलेटेड इन दोनों को दे, सेल्स से रिलेटेड इन दोनों को दे, या आपस में इनकी कॉमन एडवांटेज के लिए फर्म के ये काम करे। ये इनकी ड्यूटी है कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन इनके पास है वो आपस में एक दूसरे को प्रोवाइड कराए। इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ द पार्टनर, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका कोई भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उसको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। हो सकता है अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन एक को है, B और C को नहीं है, तो वो एक ही ड्यूटी है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उसको पता है वो B और C को भी अवेलेबल कराए। The partner should carry business of the firm to the greatest common advantage and later they should render to the any partner or his legal representative full information of all things effective the firm। सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फर्म एक दूसरे को प्रोवाइड कराए। ए पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व द एटमोस्ट गुड फेथ इन हिज डीलिंग विद द अदर पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट टू ईच अदर बट देयर वेयर सम ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट बाय वन ऑफ देम प्राइमा फेसी वुड बी द प्रॉपर पर्सन टू एक्सप्लेन एंड गिव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम। मान लो कोई भी अकाउंट्स एक पर्सन के द्वारा हैंडल किया जा रहा है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उस बाकी को अच्छे से एक्सप्लेन करें। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एनी डाउट? चले आगे, समझ आया? यस मैम। तो देखिए जर्नल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, कॉमन एडवांटेज, मेन पॉइंट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करें और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को प्रोवाइड कराएं। और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ एक पार्टनर देख रहा है तो वो उसकी ड्यूटी है वो अदर पार्टनर को भी उसके बारे में बताए। नेक्स्ट वन इज ड्यूटी टू इंडिमिनिफाई फॉर लॉस कोज्ड बाय फ्रॉड। अगर किसी एक पार्टनर, मान लो ABC, ए इसमें से क्या करता है, फ्रॉड करता है और उस फ्रॉड की वजह से कंपनी को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और इसकी वजह से कंपनी को लॉस हो जाता है। किसी भी पार्टनर की कोई भी गलती की वजह से अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो वो उसकी ड्यूटी है उस लॉस की भरपाई करे, कंपनी को वो रीपे करे। क्या है उसकी ड्यूटी? वो उस लॉस की क्या करे, भरपाई करे। द पार्टनर कमिटिंग फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म के कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में कोई फ्रॉड करता है,
must make good the loss sustained by the firm by his misconduct, and amounts of growth in the partnership should be divided between the partners. जो वो लेके आए हैं सब में डिवाइड होगी. अगर उसके किसी पार्टनर के नेग्लिजेंस की वजह से कोई भी कंपनी में लॉस होता है, सॉरी फर्म में लॉस होता है, तो वो पार्टनर की ड्यूटी है उस लॉस को करेक्ट करे, उस लॉस की भरपाई करे. Next is determination of rights and duties of partner by contract between the partners. सबसे पहले है कि जो राइट एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर्स है, 3 पार्टनर है तो उनकी क्या राइट्स होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा. बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है पार्टनर्स के बीच में उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाएगा. राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स कैसे डिसाइड किया जाएगा. जो उनके बीच में क्या बनाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, जो उनके बीच में क्या बनाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट, उसके अकॉर्डिंग उनकी राइट एंड ड्यूटीज डिसाइड की जाएगी. ठीक है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है. मान लो अब ए है, बी है, सी है, तो ए, बी और सी ए को डिनाई कर सकते हैं कि वो इस फर्म के अलावा कहीं और बिजनेस नहीं करेगा, वो इस फर्म में बिजनेस के अलावा कहीं और बिजनेस नहीं करेगा. ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एक्ट में जो दिया गया वो माना जाएगा. ठीक है, अगर एक्ट में कुछ और दे रखा है तो वही माना जाएगा. एक्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट देखिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन एक्ट में कुछ और दिया गया है तो वो माना जाएगा. बिटवीन द पार्टनर एंड सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड बाय ए कोर्स ऑफ डीलिंग. सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सच में बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का वही मतलब है कि कहीं दूसरा बिजनेस करना पार्टनर के द्वारा, तुम वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि तुम कहीं और बिजनेस नहीं करोगे, सिर्फ यहीं करोगे, तुम सिर्फ हमारे हो, हमारे ही रहोगे. नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन Indian Contract Act, such contract may be provided that a partner shall not carry on any other business of that while he is a partner. Correct? कुछ और बिजनेस नहीं करेगा. वो कैसे डिसाइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के थ्रू. नेक्स्ट वन इज द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर. सब्जेक्ट टू द मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो जो एक्ट में लिखा है वो चुपचाप से मान लो. अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें कुछ दिया है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो चुपचाप जो एक्ट में गिवन है उसको मान लो. ठीक है, एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस के डिसीजन है सभी पार्टनर का वो राइट है, उनमें वो हिस्सा ले सकते हैं. Every partner is bound to attend diligently to his duty in the conduct of the business. ध्यानपूर्वक उनकी वो ड्यूटी अपनी ध्यानपूर्वक निभाएं. सभी पार्टनर एक बाउंड है टू अटेंड ध्यानपूर्वक हिज ड्यूटी इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. Any differences arising as to ordinary matter connected with the business may be decided by majority of partners. देखिए वही सेम 3 पार्टनर है ए बी सी. ठीक है, अब ए बी सी एजुकेशन फॉर्म है ये. इसके बाद मान लो और थोड़े पार्टनर ले लेते हैं डी ई एफ जी. तो कुछ पार्टनर कह रहे हैं कि अब हम क्या शुरू करेंगे, फास्ट फूड बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि लोग बहुत बाहर का खाते हैं और इसमें पैसा ही पैसा है. तो लेकिन कुछ पार्टनर कह रहे हैं ऐसा और कुछ क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं. तो वो किसकी मानी जाएगी, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर. मेजॉरिटी मान लो 10 है तो 6 जो कह रहे हैं वो माना जाएगा. Any differences arising as to ordinary matters connected with the business may be decide किया जा सकता है majority of the partner, and every partner shall have right to express his opinion before the matter is decided. मतलब मेजोरिटी का डिसाइड होगा बट सारे पार्टनर को वो राइट है कि वो जो अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं ओपिनियन को. बट नो चेंज मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर.
एवरी पार्टनर को राइट है इंस्पेक्ट करने का एंड कॉपी ऑफ एनी बुक ऑफ द फर्म, एसेस एंड इंस्पेक्ट कर सकते हैं कोई भी कॉपी ऑफ द फर्म। इन द डेथ के केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जो अथोराइज एजेंट है उसको राइट है एसेस और इंस्पेक्ट करने का कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, सभी पार्टनर्स को राइट है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो वो कर सकता है एसेस और इंस्पेक्ट ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। अब यही आपके यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। राइट टू कंसल्टेड, राइट टू assess the book, right to legal hire in the event of the death of the partner, ड्यूली ऑथोराइज कर सकते हैं जो भी हमने पढ़ा। एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और स्लीपिंग, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उनको राइट है एसेस और इंस्पेक्ट करने का कॉपी ऑफ द फर्म। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटी। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, सेम, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी मानो, नहीं तो जो एक्ट में लिखा है चुपचाप से वो मानो। ए पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देखिए, राइट टू रेम्यूनरेशन, जो पार्टनर है उसको वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन में कोई पार्ट लेता है तो उसको कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ उसमें लिखा दिया जाएगा तो दिया जाएगा, बट एक्ट में ये लिखा है कि कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट फॉर टेकिंग बिजनेस ऑफ द फर्म पार्ट। मतलब जो उनको प्रॉफिट मिलना है वो तो मिलेगा ही ना। अब तुम बिजनेस डिसीजन में पार्ट ले रहे हो, उसका अलग से तुमको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, जो तुमको प्रॉफिट मिलना है वो मिलेगा। एक्ट में ये लिखा, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ है कि तुम्हें रेम्यूनरेशन दिया जाएगा तो तुमको रेम्यूनरेशन भी मिलेगा। और या फिर तुम्हारा जैसा बिजनेस है उस सेम काइंड के बिजनेस में बाहर रेम्यूनरेशन दिया जाता है ट्रेड ऑफ बिजनेस में, तो भी तुमको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। बट दिस रूल कैन ऑलवेज बी वेरिड बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट or by course of dealing in which event partner will be entitled to remuneration. According to act remuneration नहीं दिया जाएगा, but कब दिया जाएगा? अगर तुमने कोई तुम्हारा एक्सप्रेस एग्रीमेंट है ऑलरेडी कि तुम अगर इस बिजनेस में हिस्सा लोगे, ठीक है, डिसीजन में हिस्सा लोगे तो तुमको रेम्यूनरेशन मिलेगा। या फिर ऐसा कोर्स ऑफ डीलिंग में होता है, thus a partner can claim remuneration even in the absence of a contract when such remuneration is payable under the continued uses of the firm where it is customary to pay remuneration to a partner for conducting the business of the firm। देखिए, इसको समझिए, एक्ट में लिखा है रेम्यूनरेशन क्या है, नहीं दिया जाएगा, बट एग्रीमेंट तुमने कर लिया कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब तुमने एग्रीमेंट नहीं किया, बट बाहर कस्टमरी ट्रेड ऑफ बिजनेस में रेम्यूनरेशन दिया जाता है, नो एग्रीमेंट, बट ये बोल रहा है कि अगर कस्टमरी टू पे रेम्यूनरेशन, ऐसे बिजनेस में रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो वहां पर भी तुमको क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा। तुमने एग्रीमेंट नहीं किया है, एक्ट में नहीं लिखा है, बट सेम ऐसे बिजनेस में बाहर वो अलाउड है रेम्यूनरेशन देना, कस्टमरी टू एक्ट है, तो वहां पर तुमको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। राइट टू शेयर प्रॉफिट, अब क्या कह रहा है, राइट टू शेयर प्रॉफिट, पार्टनर्स are entitled to share equally in the profit earned and so contributed equally to the loss sustained by the firm. The amount of partner share must be ascertained by inquiring whether there is an agreement। देखिए, अगर तुम्हारा कोई एग्रीमेंट है तो तुम्हें उसके बेस पे मिलेगा, इक्वली है या 2:1, 1:1 है या जो भी है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो तुमको इक्वली प्रॉफिट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुम जो अपनी कैपिटल लेके आए हो बिजनेस में उस पर तुम्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा, बट कब, द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी देयर फॉर बिफोर ए पार्टनर कैन बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन मनी ब्रोथ बाय हिम इन द पार्टनरशिप बिजनेस एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। एक तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए, और एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट ए स्टैट्यूटरी प्रोविजन विच एंटाइटल हिम टू सच इंटरेस्ट। ठीक है, ये तीनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए, तभी तुमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हारी कैपिटल पर। एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए
और प्रैक्टिस टू द पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाया होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर तुमने फर्म को कोई एडवांस दिया है तो तुम्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। वो किस रेट से मिलेगा, 6% के रेट से मिलेगा, राइट। जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो वो भी तो हमें इंटरेस्ट देता है। तो ऐसे फर्म में भी अगर तुम कोई भी मनी डिपॉजिट कराएंगे तो यू विल गेट 6% इंटरेस्ट। ए पार्टनर मेक्स एन एडवांस टू द फर्म इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल। इन सच केस पार्टनर इज एंटाइटल टू क्लेम, उसको मिलेगा कितना, 6% पर एनम। ये अमाउंट है ना, याद कर लेना, मतलब पूछी जा सकती है, ये पॉइंट याद कर लेना। राइट टू बी इंडिमिनिफाइड, सॉरी, राइट टू बी इंडिमिनिफाइड, इसका क्या मतलब है, देखिए एवरी पार्टनर हैज़ टू राइट टू बी इंडिमिनिफाइड। देखिए इसमें मान लो एक फर्म है ए बी सी, ठीक है, तो ए फर्म के बिहाफ पे किसी को पेमेंट कर देता है, फर्म के बिहाफ पे ए गुड्स लेने गया, ठीक है, और रुपए कम पड़ गए, जो भी रीज़न हो उसने फर्म के बिहाफ पे रुपए पे कर दिए सामने वाले डीलर को, तो वो क्या होगा, वो फर्म से वापस लेगा कि नहीं लेगा, है ना। इतनी पैसे प्रॉफिट उसमें से भी खुद ही दे रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको वो क्या करेगा, फर्म को, इसको बोला जाता है राइट टू बी इंडिमिनिफाइड, मतलब जो उसने पैसा दिया है उसका वो राइट है उसको वापस मिले। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी इंडिमिनिफाइड बाय फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ payment made and liability incurred by him in the ordinary and proper conduct of business of the firm, as well as the performance of an act in emergency for protecting the firm from any loss. If the payment liability and act are such, a prudent man would make, incur or perform in on case under similar circumstances. मान लो फर्म में आग लग गई, उसने साइड वालों से पानी उधारी ले लिया, खरीद लिया, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। इमरजेंसी केस में वो लेके जा रहा था, ट्रक में भर के फ्रूट्स लेके जा रहा था, वहाँ पे लग गया कर्फ्यू, बंद कर दिया, तो उसने उसको किसी के और के रुपए देकर गोडाउन में रख दिया, फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र कर दिया उसको। तो इन सब चीज़ों के लिए, इमरजेंसी के लिए अगर वो कोई खर्चा करते हैं, पार्टनर पेमेंट करते हैं फर्म की साइड से, तो उनका वो राइट है वो फर्म से क्या ले, वापस ले। The right to indemnify the firm. A partner must indemnify for any loss. देखिए अब फर्म को भी तो वो राइट है ना, सिर्फ पार्टनर को राइट थोड़ी है कि भाई अगर पार्टनर ने कोई खर्चा किया है फर्म के लिए तो वो वापस लेंगे, तो फर्म क्यों छोड़ेगी, फर्म भी नहीं छोड़ेगी। अगर फर्म को कोई लॉस हुआ है पार्टनर की वजह से, तो वो पार्टनर को भी फर्म को क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। ए पार्टनर मस्ट इंडिमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय विलफुल नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। क्लियर। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं राइट एंड लायबिलिटी सेक्शन 13। नेक्स्ट इज सेक्शन 14 पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। देखिए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पीपी ज्वेलर्स की बात नहीं हो रही है, पीपी की बात हो रही है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले तो जो वो कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स है कैपिटल लेके आते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे ना, उन पे इसको इंटरेस्ट भी मिलता है। कैपिटल या फिर स्टॉक कुछ भी लेके आते हैं, कैपिटल के बदले स्टॉक ले आए, कैपिटल प्लस स्टॉक ले आए, या फिर फर्म ने कुछ परचेज किया है, कोई फर्म चल रही है तो फर्म ने क्या किया है, कुछ परचेज किया है, ठीक है। तो ये क्या, इन सबको क्या बोलते हैं, पीपी, पार्टनरशिप फर्म प्रॉपर्टी। इन सबको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है। या जो पार्टनर्स कैपिटल लेकर आते हैं या स्टॉक लेके आते हैं या इन बिटवीन परचेज करते हैं, उनको बोला जाता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। The expression property of the firm also referred to as the partnership property, partnership asset, joint। देखिए इनको क्या क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एसेट, जॉइंट स्टॉक, तो इन सबका जितने भी पार्टनर है उन्हीं का ही तो है, कॉमन स्टॉक, जॉइंट एस्टेट, डिनोट्स ऑल प्रॉपर्टी, राइट एंड इंटरेस्ट टू विच द फर्म, that is all partner collectively may be entitled, the property which is deemed to
as belonging to firm in any absence of agreement between the partners showing contrary intention is comprised of the following item: all property, right and interest which partner may have brought into the common stock as their contribution to the common business, all property, right, interest acquired or purchased by your firm for the purpose of the course of the firm। कोई जो भी पार्टनर कैपिटल लाए या स्टॉक लाए या कुछ परचेज किया गया है, और गुडविल ऑफ द बिजनेस। यस, गुडविल ऑफ द बिजनेस। देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है। गुडविल, गुडविल क्या होती है? जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसको महसूस किया जा सकता है, गुडविल। गुडविल, गुडविल ऑफ द बिजनेस, वो भी क्या माना जाएगा? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। कि गुडविल की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, उसके अलग से पैसे मिलते हैं गुडविल के। आपको पता ही होगा कि मार्केट में क्या क्या ब्रांड फेमस है। अगर हम बात करते हैं शूज़ की, नाइकी है ना, तो वो गुडविल है उनकी कि अब नाइकी ब्रांड की गुडविल है। अगर नाइकी वाला अपनी ब्रांड बेचता है अपने बिजनेस को किसी और को, तो उसको उसकी ब्रांड के पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो वो उसकी क्या है? गुडविल है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म है। द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन वेदर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नॉट इज प्रॉपर्टी है या नहीं है अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द रियल इंटेंशन और एग्रीमेंट। mere fact that the property of a partner is being used for the purpose of the firm shall not by itself is make it partnership property। देखिए इसमें ये भी है कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, मान लो कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैं एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक पार्टनर हूँ, मेरे पास एक कार है, और उस कार को, चलो कार भी बना ही देते हैं, ठीक है, तो उस कार को फर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, सामान लेके जाने के लिए, लाने के लिए, तो क्या उसको भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोल दिया जाएगा? नहीं, ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं है, बस उसको यूज किया जा रहा है, तो उसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं बोला जाएगा। The mere fact that the property of a partner is being used for the purpose of the firm shall not by itself make it partnership property। अगर तुम कोई भी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो पार्टनर की, सिर्फ यूज करने के लिए, तो उसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा। अनलेस इट इज इंटेंडेड टू बी ट्रीटेड एज सच। पार्टनर मे बाय एन एग्रीमेंट एट एनी टाइम कन्वर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर और पार्टनर्स, एंड सच कन्वर्जन if made in good faith would be effectual between the partner against the creditor of firm or the separation property or any other into partnership property। मैं बाद में ये बोल दूँगी ये गाड़ी पार्टनरशिप फर्म को ही दे दी जाती है, मैं उसके बदले में कुछ ले लूँ। अगर मैं ही सारे पार्टनर मिलकर वो चीज़ एग्री कर जाते हैं तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन जाती है, अदरवाइज उसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा। गुडविल, गुडविल क्या होती है? वैल्यू, value of the reputation of a business, value of the reputation of a business। goodwill को but difficult to define may be defined as the value of the reputation of a business in respect of profit expected in future over and above the normal level of profit earned by undertaking belonging to the same class of business। गुडविल क्या है? पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, इट कैन बी सोल्ड सेपरेटली और अलोंग विद द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म, जिसको अलग से भी बेचा जा सकता है और साथ में भी बिजनेस के बेचा जा सकता है। नेम ब्रांड के अलग से रुपए होते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सेक्शन 15 प्रोवाइड करता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शेल बी हेल्ड एंड यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म। देखिए जैसे जो मान लो अभी हमने पढ़ा पार्टनरशिप, जो पार्टनर की प्रॉपर्टी होती है अगर उसको यूज करे वो पार्टनर की रहेगी, तो इसमें ये बोल रहा है कि जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है उसको एक्सक्लूसिवली सिर्फ फर्म के लिए यूज करना है, पार्टनर अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। फर्म पार्टनर की प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है, बट पार्टनर्स फर्म की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। एक्सक्लूसिवली वो फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाती है। दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शेल बी हेल्ड एंड यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म। देयर इज
a community to of interest which all the partner take in the property of the firm, but does not mean that during the subsistence of the partnership a particular partner has any proprietary interest in the asset of the firm. Every partner of the firm has a right to get his share till the firm subsistence. He is also right to see that all the assets of the partnership are applied used for the purpose of the partnership business. ऐसा नहीं सिर्फ एक ही पार्टनर का प्रॉपर्टी पे राइट है, सभी पार्टनर्स का है, तो वो सबका ये है कि वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो, कि एक पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहा है, बिजनेस के लिए यूज़ ही नहीं कर रहा. फर्म की एक कार है, वो अपना मस्त मजे कर रहा है, घूम के आ रहा है, घर जा रहा है, आ रहा है, फर्म के लिए उसको यूज़ ही नहीं हो रही है. भाई उसका सब पे राइट है, तो सिर्फ वो एक्सक्लूसिवली फर्म के लिए ही यूज़ की जानी चाहिए. पर्सनल profit earned by partners. Personal profit earned by partners. Section 16. देखिए अब ये क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है तो उसकी ड्यूटी है वो कंपनी को रिटर्न करे, फर्म को क्या करे, रिटर्न करे. पर्सनल अपना कोई प्रॉफिट बना लेता है, फॉर एग्जाम्पल ABC शुगर का ये बिजनेस करते हैं, इनकी एक फर्म है, शुगर की बिजनेस करती है. ए जो ऑलरेडी फर्म में आने से पहले शुगर का बिजनेस करता था, ठीक है. तो बी और सी ने बोला कि आपको शुगर की नॉलेज है तो आप ही फर्म के बिहाफ पे सारी शुगर को बाय करें. ए के पास ऑलरेडी क्या था, स्टॉक था, क्योंकि वो शुगर में डील करता था. तो उसने बिना बताए बी और सी को, जो उसने कम रेट पे शुगर बाय किया था, लेट्स से 20, और उसने कंपनी फर्म को बेचा 50, जस्ट एग्जाम्पल, तो उसने 30 रुपीज़ पर केजी क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया बिना बताए. तो ये उसकी ड्यूटी है कि ये क्या करे, फर्म को रिटर्न करे जो उसने प्रॉफिट अर्न किया है. ठीक है. पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स. अगर कोई पार्टनर ऐसे पर्सनल प्रॉफिट बनाता है तो वो अब एक ये भी हो सकता है कि एक पार्टनर सेम काइंड ऑफ बिजनेस दूसरा शुरू कर दे. ABC है, ठीक है, इनका काम है मान लो शुगर का ही, और उसने शुगर को फर्म के लिए कम रेट पे मिलती है, उसने वो दूसरे अपने लिए बिजनेस भी शुरू कर दिया शुगर को लेकर, और वो ज़्यादा रेट पे बाहर बेचने लगा. तो वो जो प्रॉफिट होगा उसको क्या करना पड़ेगा, फर्म को लौटाना पड़ेगा. इफ ए पार्टनर डिराइव एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and pay it to the firm. If a partner carry on the business of same nature as competing with that of the firm, he shall account for pay to firm all profit made by him in that business. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो अभी आपको बताया है शुगर वाला, कि ABCD एक पार्टनरशिप बिजनेस थे, शुगर, रिफाइनिंग शुगर. ए हिमसेल्फ एक होलसेलर था, ग्रोसर, was interested with the work of selection and purchase of sugar. As a wholesaler grocery, A was well aware of the variation of the sugar in market, had the suitable sense of property as regard purchase of sugar. He had already in stock था उसके पास शुगर का, जो उसने लो प्राइस पे लिया था, और उसने नीड ऑफ सम विदाउट द इन्फॉर्मिंग द पार्टनर्स द शुगर सोल्ड कर दी बिलोंग जो उसके पास स्टॉक में थी. ए बाउंड टू अकाउंट ऑन द फर्म, वो सारा का सारा प्रॉफिट क्या के फर्म को लौटाए. ठीक है, क्लियर, एनी डाउट? चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका, ये यहाँ पे गड़बड़ हो रखी है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर चेंज इन द फर्म. राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन फर्म. देखिए चेंज फर्म में चेंज कैसे भी हो सकता है, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आ जाए. जब राइट एंड ड्यूटीज़ कैसी होंगी, जब फर्म में चेंज हो जाता है, तो वो कैसे भी चेंज हो सकता है. देखिए जब कोई नया पार्टनर आ जाए, जब ऑलरेडी जो पार्टनर है वो चला जाए, जब पार्टनर अदर देन द बिजनेस, जो बिजनेस के लिए खोला गया था एजुकेशन, उसके बाद वो फास्ट फूड बेचना शुरू कर दे. वेयर द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरीड आउट ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म. 5 साल के लिए खोला गया तो उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनकी राइट एंड ड्यूटीज़ क्या रहेगी, उनकी सेम रहेगी जैसे पहले थी. जैसे पहले थी वही सेम उनकी राइट एंड ड्यूटीज़ रहेगी. आफ्टर ए चेंज इन द फर्म, वेयर ए चेंज अक्योर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर इन the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change as far as may be.
आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, अगर फर्म का टर्म खत्म हो जाता है उसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं तो उनकी सेम रहेगी जैसे वो पहले थी, और एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरीड आउट, एक के बाद दूसरी भी एजुकेशनल के साथ फास्ट फूड कैरी कर रहे हैं तो भी उसकी भी राइट एंड ड्यूटीज सेम रहेगी जो ओरिजिनल की है। इन ऑल केस जो राइट एंड ड्यूटीज प्रीवियस थी वही सेम आगे कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी, पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ फर्म। रिलेशन ऑफ थर्ड पार्टी, देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें पार्टनर्स टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म। आपको भी पता है जब हमने यूनिट फर्स्ट की थी उसमें हमने एक पढ़ा था कि पार्टनर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए एजेंट होते हैं। ठीक है, या तो मान लो एक पार्टनर ए बी सी तीनों पार्टनर काम कर रहे हैं, या फिर एक पार्टनर काम कर रहा है दो के बिहाफ पे, तो जो इसको बोलते हैं एजेंट बोलते हैं और इनको बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं। तो जो पार्टनर होता है और या तीनों ही कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। फर्म के लिए क्या होते हैं, ये एजेंट बोला जाता है। यू मे रिकॉल दैट ए पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन द पार्टनर हु हैव, क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन द पार्टनर पर्सन जो एग्रीड हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो कैरी किया जाता है या तो सबके द्वारा या फिर इनमें से किसी एक के द्वारा। सेक्शन 18 क्लैरिफाई करता है इसको, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। द पार्टनर इंडेड वर्चुअली एम्बेरेज द करेक्टर ऑफ बोथ ए प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर दोनों करेक्टर निभाते हैं, प्रिंसिपल का भी और एजेंट का भी। ठीक है, तो ये बी और सी क्या होंगे, प्रिंसिपल होंगे, और ए क्या होगा, एजेंट होगा। अगर ए बिहाफ पे काम कर रहा है बी और सी के भी, तो इसमें कहा गया है कि पार्टनर्स क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। सो एज फार एज ही एक्ट फॉर हिमसेल्फ एंड हिज ओन इंटरेस्ट इन द कॉमन कंसर्न ऑफ द पार्टनरशिप, ही में properly be deemed a principal, so far act of his partner he may properly be deemed as an agent। वो प्रिंसिपल मान लिया जाएगा और वो एजेंट मान लिया जाएगा अगर वो किसी और के बिहाफ पे कर रहा है काम तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। इम्प्लाइड अथॉरिटी देखिए, एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है, एक इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। एक्सप्रेस जहाँ पर सारे पार्टनर कोई डिसीजन लेते हैं फर्म के लिए। इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि कोई भी एक पार्टनर फर्म को ग्रो करने के पर्पज से कोई डिसीजन ले रहा है, फर्म के लिए कोई भी पार्टनर के द्वारा कोई डिसीजन लिया जा रहा है, अगर वहाँ पर फर्म होती तो वो भी ऐसा डिसीजन लेती, तो उसको बोला जाता है इम्प्लाइड अथॉरिटी। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो किसी पार्टनर के द्वारा लिए जाते हैं फर्म के अच्छे के लिए, फर्म के ग्रो के लिए, बिजनेस के ग्रो के लिए, उसको बोला जाता है इम्प्लाइड अथॉरिटी। बट कुछ ऐसी इम्प्लाइड अथॉरिटी में कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि पार्टनर नहीं ले सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द एक्ट ऑफ ए पार्टनर विच is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm। वो क्या होंगे, फर्म पर अप्लाई होंगे। कुछ ऐसे डिसीजन जो कि पार्टनर के द्वारा लिए जाते हैं फर्म के ग्रो के लिए, बिजनेस के ग्रो के लिए, वो क्या फर्म पर बाइंड होंगे, उनको इम्प्लाइड अथॉरिटी बोला जाता है। एक्सप्रेस अथॉरिटी जहाँ पर सारे पार्टनर कोई डिसीजन लेते हैं, इम्प्लाइड किसी पार्टनर के द्वारा डिसीजन लिया गया है फर्म को ग्रो करने के लिए, तो फर्म होती तो वो भी ऐसा ही डिसीजन लेती। देखिए, इम्प्लाइड अथॉरिटी में कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि पार्टनर नहीं ले सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, द अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड द फर्म कन्फर्म्ड बाय द सेक्शन कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कंट्री। द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर क्या इंक्लूड नहीं करता है, डज नॉट इंक्लूड, ये चीज़ें क्या इंक्लूड नहीं होती है, डज नॉट इंक्लूड। देखिए, अब नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले कौन कौन से नहीं इंक्लूड होते हैं। सबमिट ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म आर्बिट्रेशन। ये क्या होता है, देखिए आर्बिट्रेशन क्या होता है, सबसे पहले कोई डिस्प्यूट होता है तो मान लो किसके पास जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ। कोई डिस्प्यूट होता है तो वो किसके पास जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ। वहाँ पे क्या मिलते हैं आपको,
तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होता है ना, तो वो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एक आर्बिट्रेशन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसको भगवान बोलते हैं, मतलब वो दोनों निष्पक्ष होकर दोनों साइड की सुनकर वो अपना डिसीजन लेता है, ठीक है ना। वो इसके साथ होता है ना वो इसके साथ होता है, वो अपना एक जो सही है वो डिसीजन लेता है। तो जबकि जब डिसीजन आ जाता है हमें तारीख पे तारीख का वेट करना नहीं पड़ता है, उसको आर्बिट्रेशन बोला जाता है, आर्बिट्रेटर बोला जाता है। तो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, कोई भी पार्टनर उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई भी डिस्प्यूट को किसके पास लेके जाए, आर्बिट्रेशन के पास लेकर जाए। ओपन ए बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, बैंक के नाम पे तुम खोल सकते हो, खुद के नाम पे नहीं खोल सकते हो बैंक का फर्म का अकाउंट। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंग्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म। एग्जाम्पल, मान लो एक मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है, उसने गुड्स बाय किया पायल से। अब उनको पायल अच्छी लगी, ठीक है, मान लो, या फिर अपोजिट, मिस्टर ए ने गुड्स को सेल किया पायल को 50,000 में, बट अब उनको पायल पसंद आ गई तो उन्होंने क्या किया कि 50 की जगह उन्होंने बोला कि चलो 40 दे दो, छोड़ो माफ़ करो 40,000 दे दो। क्या वो कर सकता है पार्टनर? नॉट अलाउड, ठीक है। तो कोई भी कंप्रोमाइज और रिलिंग्विश एनी क्लेम और प्रोटेक्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म, मतलब वो उसको ऐसे नहीं बोल सकता कि तुम मेरे को अच्छे लगे तो 10,000 रुपये मत देना, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। withdraw a suit or proceedings filed on behalf of the firm, admit any liability in a suit or proceeding against the firm, acquire immovable property, कोई भी फर्म के बिहाफ पे प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता है। ये जो पॉइंट्स है ये सारे पार्टनर नहीं कर सकता, उनको इन सब की अथॉरिटी नहीं होती है। इनके अलावा कोई बिजनेस पर्पस के लिए, ग्रो करने के लिए कोई भी डिसीजन वो ले सकता है और वो क्या होगा, फर्म पर बाइंड होगा। अगर वो इनमें से कुछ करता है तो वो फर्म पे बाइंड नहीं होगा। इसको बोला जाता है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। देख, समझ आया? कोई भी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के पास नहीं ले जाया जा सकता है, बैंक अकाउंट अपने नाम पे ओपन नहीं कर सकता है, कोई भी क्लेम प्रोपोर्शन ऑफ द क्लेम को वो हटा नहीं सकता, रिलिंग्विश नहीं कर सकता है, एक कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता है, लाइबिलिटी नहीं कर सकता है, प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर सकता, बाय नहीं कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता और पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म। क्लियर? बोलो बोलो बोलो, चलिए आगे। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट है मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म। इन ऑर्डर टू बाइंड ए फर्म, an act or instrument done or executed by a partner or other person on behalf of firm shall be done or executed in the firm name। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, shall be done or executed in the firm name। आपने कंपनी एक्ट पढ़ा है, कंपनीज एक्ट में एक केस स्टडी पढ़ा था, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, है ना। तो मैक्यूरा जो था उसने क्या किया था, कंपनी का इंश्योरेंस तो कराया बट टिम्बर कंपनी, राइट, उसने अपने नाम पे करा लिया। फिर कंपनी में क्या हुआ, आग लग गई, उसने इंश्योरेंस वालों से क्लेम मांगा। फिर इंश्योरेंस वालों ने क्या बोला कि भाई तुमने कंपनी के नाम पे नहीं लिया, अपने नाम पे लिया है, तो तुम्हें कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो सेम सिचुएशन ये यहाँ पे है, अगर तुम्हें कोई भी पर्पस के लिए फर्म को जिम्मेदार ठहराना है तो फर्म के नाम पर ही वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप अपने नाम पे करोगे तो उसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी। तो फर्म के नाम पे ही सारी एक्टिविटी की जानी चाहिए, तभी फर्म लायबल होगी। अब बढ़ो, इन ऑर्डर टू बाइंड ए फर्म, एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन or execute by a partner or an other person on behalf of firm shall be done or executed in the firm name। कोई भी एक्ट काम किया गया है फर्म में तो वो किसके नाम पे किया जाना चाहिए, फर्म के नाम पे किया जाना चाहिए, तभी फर्म क्या होगी, बाइंड होगी, अदरवाइज फर्म बाइंड नहीं होगी। in any other manner expressing or implying in an intention they bind the firm। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एनी डाउट? चले आगे। यस मैम। अब नेक्स्ट आपका आता है, ये आपको नहीं करना है, नेक्स्ट आता है
एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पार्टनर इम्प्लाइड अथॉरिटी। अभी हमने पढ़ा कि पार्टनर कोई भी इम्प्लाइड अथॉरिटी का क्या बताया, पार्टनर कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, राइट। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि पार्टनर नहीं ले सकता है। अब ये बोल रहे जो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसको कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस, एक्सटेंशन मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस मीन्स उसको कम किया जा सकता है। कैसे? एग्रीमेंट से बिटवीन द पार्टनर, एग्रीमेंट से जो पार्टनर के बीच में हुआ है उस इम्प्लाइड अथॉरिटी को हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पार्टनर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। क्लियर? अब देखिए, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर में भी किया जा सकता है, बढ़ाई जा सकती है या कम की जा सकती है बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। जो क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। Under the following condition, the restrictions imposed on implied authority of partner by agreement shall be effective होती है कब? जब थर्ड पार्टी को उस रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पता है या थर्ड पार्टी डज नॉट नो कि वो पार्टनर के साथ डील कर रहा है। मतलब वो फर्म का पार्टनर है, मीन्स वो इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, उसे पता ही नहीं कि वो पार्टनर के साथ डील कर रहा है, या तो उसे पता है। इस सिचुएशन में देखिए एक एग्जाम्पल है, अगर थर्ड पार्टी से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ माल खरीद रहे हैं, मान लो ए के पास अथॉरिटी है 1000 तक का क्रेडिट लेने का, वो सी से ले रहा है 2000। अगर सी उसको दे रहा है, अगर सी को पता है कि वो एक 1000 ही ले सकता है, तो क्या फर्म लाइबल है उसको पे करने के लिए? नहीं है। अगर सी को पता नहीं है कि वो 1000 तक ही उसकी अथॉरिटी है, तो फर्म क्या है? लाइबल है सी को पे करने के लिए। अगर आउटसाइडर को पता है उसके बाद भी वो दे रहे हैं पैसे, तो फर्म लाइबल नहीं होगी। अगर आउटसाइडर को नहीं पता है तो फर्म लाइबल होगी। ये आपका एग्जाम्पल गिवन है कि ए जो 1000 बोरो करता है बट इन एक्सेस ऑफ हिज अथॉरिटी दैट यूटिलाइज इन पेइंग ऑफ द डेट ऑफ द फर्म। इसमें ये बोल रहा है कि द फर्म ऑफ इट्स लाइबिलिटी टू द पे अमाउंट ऑफ द बी। आप पढ़ लेना कि अगर फर्म को पता ही नहीं आउटसाइडर को कि उसकी इतनी ही पावर है, तो फर्म क्या है? लाइबल होगी, अदरवाइज फर्म लाइबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज पार्टनर अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। देखिए, इमरजेंसी की बात करते हैं। मान लो ये क्या है? आपकी फर्म है, ठीक है, ये पार्टनर है ए, और इस फर्म में आग लग गई। दिख रही है आपको आग? देख पा रहे हैं ना आप? ये क्या हो गया है? यहाँ पर आग लग गई है। तो अब ए के पास तो वो पावर ही नहीं है कि वो, उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो कुछ खरीद सके आग बुझाने के लिए। तो क्या ए बोलेगा कि भाई मेरे पास तो पावर नहीं है, लग रही है आग तो लगने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता? कैसे बोलेगा ए? नहीं ना। अगर वो फर्म की इमरजेंसी में बचाने के लिए पानी को पानी ले लेता है, खरीद लेता है, अपनी तरफ से पे करता है, तो क्या फर्म लाइबल नहीं होगी उसको रियम्बर्स करने के लिए? बोलो बोलो, होगी कि नहीं होगी? या फिर फर्म को ऐसे ही आग लग जाने देंगे? अगर इसको बुझाने के लिए क्या करता है, पानी से बुझाने, पानी को ले लेता है, खरीद लेता है ए आग को बुझाने के लिए, फर्म के बेनिफिट के लिए, क्या फर्म लाइबल नहीं होगी ए को रियम्बर्स करने के लिए? लाइबल होगी ना। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर कोई पार्टनर कुछ अपनी तरफ से एक्सपेंस करते हैं, तो वो फर्म लाइबल है उनको वो अमाउंट को रीपे करने के लिए। A partner has authority in an emergency to do all such act for the purpose of the protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case acting under similar circumstances and act bind the firm। मान लो कोई फ्रूट्स लेके जा रहा है, बीच में कर्फ्यू लग गया, तो वो वहाँ पर किसी के गोडाउन में रखता है, फ्रीजर में रखता है उसको फ्रीज करने के लिए, वो उससे पैसे लेते हैं। तो क्या ये बोलेगा मेरे पास तो रुपया नहीं है, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है ये ऐसे कर रखने की वहाँ पर? तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी खर्चा अगर पार्टनर के द्वारा किया जा रहा है, तो वो फर्म लाइबल है उसको रियम्बर्स करने के लिए। करेक्ट? चले आगे, चले चले चले, यस यस यस। तो चलिए, तो ये क्लियर हुआ।
नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय ए पार्टनर। ये क्या कहना चाह रहा है कि पार्टनर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के एजेंट होते हैं। कोई पार्टनर कुछ एडमिट करता है, उससे कुछ गलती हुई है, तो क्या फर्म भी लायबल होगी, क्या अदर पार्टनर्स भी लायबल होंगे? यस, दोनों ही लायबल होंगे अगर वो काम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को एक चॉकलेट सेल की, ठीक है, फिर वो बच्ची बाद में वापस आई कि उसमें तो कीड़ा निकला, सिर्फ मैं लायबल होंगी? नहीं, फर्म एंड अदर पार्टनर्स जो भी हैं वो बोथ विल बी लायबल। कोई भी काम पार्टनर्स के द्वारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद इन उसकी जो अथॉरिटी है, विद इन इट्स पावर अथॉरिटी के किया गया है, तो वो फर्म पर लायबल होगा, वो फर्म पर और अदर पार्टनर्स पर लायबल होगा। एंड देखिए एक एग्जांपल कि एक एक्स एंड ए और बी है, एक्स एंड वाई है, जो स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, ठीक है। एक्स वहाँ पर एक जड़ आता है स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए उसकी बाइक की यामाहा के लिए, तो वो बोलता है कि तुम्हारे इस बाइक के लिए सूटेबल है, जबकि वो वैसा नहीं है और वाई को उसके ट्रांजेक्शन के बारे में पता भी नहीं है। तो क्या एक्स और वाई बोथ विल बी लायबल? क्या वाई इस केस में लायबल होगा जो उसको लॉस हुआ है जड़ को? यस, दोनों ही लायबल होंगे। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो एक पार्टनर के द्वारा कुछ एडमिट किया जाता है, गलत किया जाता है, कि दूसरे पार्टनर और फर्म भी लायबल होंगे। फर्म उस केस में लायबल नहीं होगी जहां पर सामने वाले को पता है उसकी क्या पावर है, उसके बाद भी मान लो वो काम करता है, ए के पास पावर है सिर्फ 1000 क्रेडिट लेने की और बी उसको मोर देन 1000 क्रेडिट दे देता है, तो उस केस में फर्म लायबल नहीं होगी। पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ ईच अदर, पार्टनर क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। कैन मेक बाइंडिंग एडमिशन बट ओनली इन रिलेशन टू पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। वो बाइंडिंग ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं, बट कब? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कोई भी ट्रांजेक्शन की गई है तब। वो आपस में दोनों झगड़ रहे हैं तो उसमें फर्म का कोई रोल नहीं है। एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन बाय फर्म विल नॉट हाउएवर बाइंड द फर्म if his authority on his point is limited and other party knows of the restrictions। ठीक है, जैसे 1000 ले सकता है, वो ज़्यादा दे रहा है, उसको पता है कि उसकी पावर कितनी है, तो फर्म उस केस में लायबल नहीं होगी। एक्स और वाई जो पार्टनर है वो स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं। जड़ उनके पास परचेज करने आया स्पेयर पार्ट्स यामाहा के लिए। एक्स ने बोला कि ये उसकी बाइक के लिए क्या है, सूटेबल है, और वाई को पता भी नहीं था इस ट्रांजेक्शन के बारे में, बट वो स्पेयर पार्ट्स क्या हो गए, अनसूटेबल निकले, एंड इट इज डैमेज। एक्स एंड वाई बोथ द रिस्पॉन्सिबल टू जड़ फॉर हिज लॉस। ठीक है, तो कोई भी एक पार्टनर के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है, वो एडमिट करता है गलत है, तो दूसरे पार्टनर और फर्म भी उस लाइबिलिटी के लिए लायबल होंगे, बट कब? जब वो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो काम किया जा रहा है। इफेक्ट ऑफ नोटिस ऑफ एक्टिंग पार्टनर, द नोटिस ऑफ अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट इन बिजनेस। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, एक होता है एक्टिव पार्टनर। आपने पढ़ा था कि एक्टिव पार्टनर जो सभी बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। स्लीपिंग पार्टनर जो पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर कोई काम एक्टिव पार्टनर के द्वारा किया जा रहा है और उसके अगेंस्ट कोई नोटिस आता है फर्म को, दूसरे पार्टनर को, तो क्या सारे लायबल होंगे? यस, सारे के सारे लायबल होंगे। स्लीपिंग पार्टनर के अगेंस्ट कोई नोटिस आता है तो लायबल नहीं होंगे। अगर एक्टिव पार्टनर के अगेंस्ट कोई नोटिस आता है तो सारे के सारे लायबल होंगे। ठीक है, कोई भी काम एक्टिव पार्टनर के द्वारा किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट कोई नोटिस आता है, कुछ उसने कुछ डैमेज गुड्स बेचे हैं या कुछ भी किया है, तो वो सारे इसके सारे लायबल होंगे। द नोटिस ऑफ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट इन द बिजनेस ऑफ फर्म, नो मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म, ऑपरेट्स एज नोटिस ऑफ द फर्म एक्सेप्ट इन केस ऑफ ए फ्रॉड, कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर। द जो भी वो नोटिस होगा वो क्या होगा, सब पे लायबल होगा। नेक्स्ट इज लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, सेक्शन 25 to 27, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। अब इसमें बोला लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म, फर्म की क्या, पार्टनर की क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑफ द फर्म की क्या लायबिलिटी है, और लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। यहाँ पर फर्म की लायबिलिटी, पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, सेम बात है, ए के द्वारा कुछ गलत किया गया तो क्या बी और सी भी लायबल होंगे? यस, बी और सी भी लायबल होंगे। और इसके साथ साथ क्या फर्म भी लायबल होगी? यस, क्या फर्म भी लायबल होगी। ठीक है, अगर कुछ गलत, जैसे स्पेयर पार्ट्स का एग्जाम्पल था, ए ने बेचा, इनको पता ही नहीं है, गलत बेच दिया जो उसकी बाइक को सूट ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या सारे लायबल होंगे? यस, सारे के सारे लायबल होंगे।
The partner are jointly and severally responsible to third party all for act which come under the scope of their express or implied authority. This is because all act done within the scope of authority are done towards the business of the firm. तो सारे के सारे पर्सनली भी लाइबल होंगे. उनके घर पे जो गोल्ड रखा है वो भी लाइबल होगा, जो इनके घर पे खजाना रखा है वो भी लाइबल होगा. कोई एक्ट किया गया है एक पार्टनर के द्वारा विद इन द पावर, उससे सामने वाली पार्टी को कुछ लॉस होता है तो सारे पार्टनर लाइबल होंगे. और नीचे बता रहा है कि उस लाइबिलिटी के लिए फर्म भी लाइबल होगी. द फर्म इज लाइबल टू द सेम एक्सटेंट एज पार्टनर फॉर एनी लॉस और इंजरी to a third party by wrongful act of a partner in the ordinary course of business with the authority of the partner. अथॉरिटी में और ऑर्डिनरी कोर्स में कोई भी काम किया गया है पार्टनर के द्वारा, उससे थर्ड पार्टी को कोई लॉस होता है तो सारे पार्टनर प्लस फर्म दोनों के दोनों लायबल होंगे. जैसे स्पेयर पार्ट्स उसने बेचा, उससे उसको लॉस हुआ, वो गिर गया, उसको लगी, तो सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे. लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर. देखिए मान लीजिए एक ये कार पार्किंग का काम है, उनका फर्म है, कार पार्किंग का काम है, ए और बी पार्टनर है, ठीक है. तो एक सी जाता है, कार पार्क करता है, पार्क किया, वहाँ पर बी अवेलेबल नहीं है, ये बेचारा रहता ही नहीं है, क्या ही करें, पता नहीं कहाँ ही रहता है, अवेलेबल नहीं है. ए ने क्या किया, ए उसका फ़ायदा उठा लेता है, बी होता नहीं है, ए उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है. ए ने क्या किया, इसकी कार की चाबी जैसे ही आई उसको बेच दिया, किसी और के पास क्या कर दिया, सेल कर दिया. अब जब सी वापिस अपनी कार देखने आएगा, उसको तो गाड़ी चाहिए ना, क्या इसकी लायबिलिटी सिर्फ ए पे रहेगी? नहीं, इसकी लायबिलिटी फर्म प्लस बी दोनों पर रहेगी. तो लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स. देखिए, इट मे बी ऑब्जर्व दैट द वर्किंग ऑफ टू क्लॉज इज example. ABC are partner of a place for car parking. P stand his car in parking place but A sold out the car to stranger. For this liability the firm is liable for the act of A. तो जो A के द्वारा एक्ट किया गया है, क्या सारे के सारे लाइबल होंगे? ये सारे के सारे लाइबल होंगे. सबसे पहला है कवर द केस वेयर ए पार्टनर एक्ट विद इन हिज अथॉरिटी एंड ड्यू to his authority as partner he received money or property belonging to third party and misapplies that money or property. For this provision the attract it is not necessary the money should have actually come into the custody of the firm. कोई भी मनी आई फर्म की कस्टडी में नहीं आई, उसका मिस, जैसे कार है, पार्क किया, उसने उसको बेच दिया. On the other hand, provision would be attractive when such money or property has come into the custody of the firm and it is misapplied by. चाहे वो जो मनी है वो उसकी कस्टडी में फर्म की में आई है या नहीं आई है, अगर उसका मिस अप्लाई किया है तो फर्म एंड पार्टनर बोथ विल बी लायबल. क्लियर? एनी डाउट? सब क्लियर? ऑल क्लियर? टॉपिक क्लियर? चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. हैव ए गुड डे. थैंक यू सो मच.